और ख़ास तौर पे अपने वाना के नौजवानों को मैं खुशामदीद कहता हूं और इतना ज़बरदस्त शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिरी दफा वाना में आज से 25 साल पहले आया था और पहली दफा वाना 30 साल पहले आया था। तो मैं नौजवानों अब सबके लिए कि मैं क्यों आया था पहली दफा, या वाना से ज्यादा दूर नहीं एक शहर जिसका नाम कानीगुरम है। जानते हैं आप कानीगुरम को? अब कानीगुरम से मेरी वालदा की जो खानदान था, बरकी खानदान, वो चंद सदियां पहले कानीगुरम से हिंदुस्तान गया। तो क्योंकि वो कानीगुरम के बरकियों ने मुझे दावत दी, तो मैं फिर पहली दफा वजीरिस्तान और कबायली इलाके में 30 साल पहले आया। तो आप यकीन करें कि जब तक मैं यहां आया नहीं था, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कबायली इलाके में और पख्तूनख्वा में क्या फर्क है। आज भी हमारे अक्सर सियासतदानों को पख्तूनख्वा और कबायली इलाके में कोई फर्क नहीं लगता, और ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों को भी कभी समझ नहीं थी कि कबायली इलाका, उसकी रिवायतें क्या थी, कौन से पाकिस्तान के कानून कबायली इलाके में लागू होते हैं, तारीख क्या थी, रिवायतें क्या थी, उनका निज़ाम क्या था। अभी भी अक्सरियत मेरी कौम के लोगों को समझ नहीं है, और मुझे भी कभी ना समझ आती अगर 30 साल पहले मैं यहां वाना ना आता और सारा कबायली इलाके का फिरता ना। तो जब मैं कानीगुरम भी गया और वाना भी आया, तो मैंने फैसला किया कि मैं इसके ऊपर एक किताब लिखूं। किताब इसलिए लिखूं कि बाकी पाकिस्तान में लोगों को पता चले कि हमारी कबायली इलाके के लोगों की तारीख और उनका रहन सहन क्या है। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं कबायली इलाके और वजीरिस्तान और वाना सबको समझता हूं। मैं वो आज पाकिस्तान का वजीर आजम हूं। मैं आज वो वजीर आजम हूं जो कबायली इलाके को पूरी तरह समझता है, और किसी पाकिस्तान के वजीर आजम को वो समझ नहीं थी जो मुझे अपने कबायली इलाके की समझ है। मैं आपकी तारीख जानता हूं। ये जो वजीरिस्तान था, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का फौजी वजीरिस्तान में मरा था। 80 साल तक, जब पहली दफा अंग्रेज आया वजीरिस्तान, और 1947 तक यहां जहाद लड़ी गई आजादी के लिए। वजीरिस्तान के लोगों ने और कबायली इलाके के लोगों ने अपनी आजादी की जहाद लड़ी, और 47 तक यहां अंग्रेज फौजी मरता रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुजाहिद यहां से निकले, फकीर पी, मुल्ला पविंदा, बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी आजादी की जंग लड़ी यहां। फिर जब कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ 1947 में, तो कबायली इलाके और वजीरिस्तान से लोग
कश्मीर में लड़ने गए और जहाद करने गए। 1965 जब हिंदुस्तान से जंग हुई तो मुझे अभी भी याद है कि कबायली इलाके के लोग लश्कर गए पाकिस्तानी फौज के साथ जंग लड़ने। और मुझे इतना भी पता है कि जब 9/11 के बाद अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान आईं और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे जोर लगाया कि पाकिस्तान की फौज पहले वजीरिस्तान और फिर कबायली इलाका भेजी जाए, तो मैं वो असेंबली में सियासतदान था जिसने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके में इसलिए नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि कबायली इलाके के लोग हमारी फौज हैं। बदकिस्मती से मेरी बात नहीं मानी क्योंकि हमारे उस वक्त के सरबराह को ना कबायली इलाके की समझ थी, ना उसको कबायली इलाके की तारीख की समझ थी। उसका नतीजा इतना नुकसान हुआ हमारे मुल्क को, हमारी फौज की भी कुर्बानियां हुई और कबायली इलाके के लोगों को, और खास तौर पर वजीरिस्तान में जो लोगों ने मुश्किलात उठाई, कल मकानी की, और इस रवायत थी उसके अंदर घर की औरतों के साथ यहां से निकलना जो पड़ा, जो मुश्किलात, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं जानता हूं। मुझे पूरा पता है कि यहां कराची से भी, इधर से कराची तक लोग गए, पख्तूनख्वा लोग गए अपने घरों को छोड़ के, और जब वापस आए तो घर भी तबाह हुए थे, माल मवेशी भी गए, दुकानें भी तबाह हुई। ये सब मैं जानता हूं और ये जानते हुए आज मैं आपके पास आया हूं। आपके पास इसलिए आया हूं कि आपको ये यकीन दिलाने कि आज एक पाकिस्तान का ऐसा वजीर आजम है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और जिसका नजरिया, उसका नजरिया यह है कि पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा करना है। जो नया पाकिस्तान, जो हमारा नया पाकिस्तान है, दरअसल वो इलामा इकबाल की ख्वाब, और इलामा इकबाल की ख्वाब ये थी कि मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर पाकिस्तान बने, और इंशाअल्लाह उन्हीं उसूलों के ऊपर हमने अपने मुल्क को खड़ा करके एक अजीम कौम बनाना है। हमारे लीडर, हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मदीना की रियासत में जो असूल बनाए थे, सबसे अहम असूल अदल और इंसाफ था। कौम इकट्ठी होती है जिस माशरे में अदल और इंसाफ हो। वजीरिस्तान के लोग और कबायली इलाके के लोग तब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे अगर पाकिस्तान की रियासत इन लोगों को इंसाफ देगी। इनसे जो जुल्म हुए हैं, इनको जो नुकसानात हुए हैं, जब पाकिस्तान की रियासत आपके लिए कॉम्पेंसेशन देगी, आपकी दुकानों के लिए पैसे देगी, आपके घरों के लिए जो सर्वे हो रही है, मुझे पता है थोड़ा सा खदशात है आपको, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे होते हुए इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा इंसाफ दिलवाऊंगा। मुझे अंदाजा है
मुझे यह अंदाजा है कि इस वक्त लोग दुखी हैं क्योंकि उनको जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे सिर्फ 8 महीने हुए और हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती कि जब मुझे हुकूमत मिली, जो पिछले 10 साल में लूटमार हुई इस मुल्क की, जो इस मुल्क को कर्जों की दलदल में डुबोया गया, वो 2 जमातों ने, जिनके सरबराहों ने पैसा लूट के मुल्क के बाहर लेके गए, जिन्होंने यहां से पैसा चोरी किया। और आज वाना के नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूं, पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, क्या आप वाना में बैठ के आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? मैं आपको समझाता हूं जिसको समझ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह होती है कि अगर मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम, मैंने पैसा चोरी करना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा बनाना है, मैंने रिश्वतें लेनी है। अब जब मैं वो पैसा लेता हूं तो वो मैं पैसे को किधर रखूंगा? क्योंकि जब पैसा चोरी होता है तो अगर मैं अपने बैंक में रखूं तो वो पूछेंगे कि जी इमरान खान, ये पैसा किधर से आया? लिहाजा उस पैसे को छुपाने के लिए मैं पैसा मुल्क से बाहर भेजता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। दुगना नुकसान होता है मुल्क को। एक पैसा चोरी हुआ, दूसरा पैसा डॉलरों में लेके पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया। डॉलरों की कमी हुई, जब डॉलर की कमी होती है तो रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो सारी चीजें जो बाहर से खरीदता है पाकिस्तान, वो महंगी हो जाती हैं। जब वो चीजें महंगी होती हैं, मुल्क में महंगाई हो जाती है। जब महंगाई होती है, बेचारा गरीब आदमी पिसता है। तो इन 2 जमातों ने, और नौजवानों, फिर से टेस्ट करूंगा आपको, मैं देखना चाहता हूं कि वाना के नौजवानों में कितना शऊर है। 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा कितना था? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। 10 साल पहले 60 साल के अंदर इस मुल्क ने 6000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में। और 2008 से 2018 वो कर्जा 6000 से कितना पहुंचा? कितना? 30,000 अरब। यानी कि 60 सालों में 6000 और सिर्फ 10 सालों में इन 2 जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। किधर गया पैसा? ये किधर गया? ये पैसा एक मिनट, मैं सियासत के 12th मैन के ऊपर भी आता हूं, मौलाना डीजल पे। अभी ठहर जाए। मैच में तो वो आउट हो गए, तो अब 12th मैन बने हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। सुने जरा, अब देखें, आपको ये समझना है, आज जो सारा पैसा हम टैक्स में इकट्ठा करते हैं एक साल में, वो है 4,500 अरब रुपया। ये सुनना नौजवानों,
मैं वरना बार बार मुझे वक्त नहीं मिलेगा आने का। मैं चाहता हूं कि आप में शऊर आए ताकि आप वो पाकिस्तानी बने। इंशाअल्लाह जब हम इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे, आप वो नौजवान होंगे जो इस कौम को उठाने में सबसे ज्यादा आप काम करेंगे। तो हाँ, वो भी आ रहा हूं, 3G 4G पे भी आ रहा हूं अभी मैं, माशाल्लाह बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह नौजवानों 3G 4G में। बल्कि आज वजीर आला साहब से बात करके जाऊंगा। अच्छा, अब ये सारे आहिस्ता बारी बारी। अच्छा, अब ये सब मैं नौजवानों आप सबको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि सालाना टैक्स, सारा साल के अंदर टैक्स ये मुल्क 4,500 अरब रुपया इकट्ठा करता है, और उसमें से 2,000 अरब तकरीबन आधा कर्जों के ऊपर किस्तें देने पे और सूद देने पे चला जाता है जो इन्होंने कर्जे लिए थे। तो जो पैसा हमें आप पे खर्च कर सकते हैं, आपकी तालीम पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, डिग्री कॉलेज पे, डैम बनाने में, अस्पतालों में, वो पैसा कर्जों की किस्तें अदा करने में जाता है। इसलिए ये जो सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के नाम पे, सब जमा हुए हैं जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के NRO ले लो ताकि इमरान खान इनकी करप्शन और चोरी को माफ कर दे। आप बताएं, आप जो थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, क्या आपका ख्याल है कि इमरान इन चोरों को, इमरान खान इन डाकुओं को NRO दे देगा? नहीं, फिर से बताएं, दे देगा? मैं इन सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, आज वाना में खड़े होके इन सबको पैगाम देना चाहता हूं। ये जो सब उधर से जरदारी और उसका बेटा, उधर से शरीफ और उनके जितने भी लोग जो डरे हुए हैं एहतसाब से, मैं उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, मेरी जिंदगी मुकाबला करने में गुजरी है। 21 साल खेलों की ग्राउंडों में मैंने मुकाबला किया, 22 साल मैंने सियासत की ग्राउंडों में मुकाबला किया। मैं यहां पहुंचा हूं एक बड़ी लंबी जद्दोजहद से। मैं यहां पहुंचा हूं क्योंकि मैं सियासत में आया ही इसलिए था कि जब तक इस मुल्क में जो लोग इख्तिदार में आके लोगों का पैसा चोरी करते हैं, जब तक मैं इनको शिकस्त नहीं दूंगा, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं ना कोई फैक्ट्रियां बनाने आया था, ना कोई बाहर महलात खरीदने आया था। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने इनको, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ना कभी कोई NRO होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा, मैं कभी जद्दोजहद नहीं रोकूंगा अपनी। मैं एक जद्दोजहद से आया था। मैं भी कबायली इलाके के ऊपर आ रहा हूं। अभी मेरे पास आपके लिए पूरी चीजें देने के लिए, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं कि जो एक लंबी जद्दोजहद करके ऊपर आता है, उसको अल्लाह ताकत दे देता है।
उसको कोई खौफ नहीं होता, उसके अंदर स्टेमिना होता है। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था। नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था। इसलिए मैं सारे पाकिस्तान को आज कहना चाहता हूं, मुतमईन हो जाओ, मैं इन सब का इंशाअल्लाह इकट्ठों का मुकाबला करूंगा। और जो 12th मैन है पॉलिटिक्स के, जिनकी विकेट उड़ गई थी, मौलाना फजल रहमान, मैं वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है, एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। बाकी सबका एक एनआरओ है। अच्छा वाना, आपको अब मैं आपके लिए बताता हूं, ये वजीर आजम समझना वो वजीर आजम आया है जिसने अपने कबायली इलाके को उठा के, जो कबायली इलाका सबसे पीछे रह गया। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत हमारे कबायली इलाके में है, सबसे कम हमारे पढ़े लिखे लोग कबायली इलाके में हैं, सबसे कम रोजगार कबायली इलाके में है। इलाज के लिए यहां अस्पताल नहीं सही, यहां पानी का मसला सारी जगह है क्योंकि बारिश कम होती है। इसलिए मैं आज आपको बताने लगा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आपके लिए क्या करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे कोई आपसे वोट लेनी है, मैं इसलिए करूंगा कि ये मेरा नजरिया है। जो मदीना की रियासत के असूल में सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ, इंसाफ का तकाजा है कि जो मेरे मुल्क के इलाके पीछे रह गए हैं, सबसे पहले मैं पूरा जोर लगाऊं उन इलाकों को ऊपर उठाने के लिए। इसलिए इंशाल्लाह आपको मैं ऊपर उठाऊंगा। आपके लिए एक फंड हमने बनाया है, एक स्पेशल फंड, इसलिए कि कबायली इलाके के अंदर जो जंग की वजह से, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से जो नुकसान हुए, हमने सारी सियासी जमातों ने फैसला किया कि एनएफसी में सारे सूबे अपना हिस्सा देंगे, अपने हिस्से में से 3% देंगे कबायली इलाके के लिए। और वो बनता है हर साल 100 अरब रुपया कबायली इलाके के ऊपर खर्च होगा। इसका मतलब 10 सालों में 1000 अरब रुपया खर्च होगा। मतलब यह है कि 70 सालों में जितना पैसा कबायली इलाके में खर्च हुआ है, वो 1 साल में उतना पैसा कबायली इलाके में आपसे खर्च होगा। इंशाअल्लाह जो डेवलपमेंट अब यहां होगी, सबसे ज्यादा हमने तालीम पे जोर देना है। ये अभी भी फैसला किया है कि आपके लिए हमने वाना में बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए 2 डिग्री कॉलेजेस, उसके अलावा हमने आपके लिए स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाना है नौजवानों के लिए, एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स। बाकी जगह जगह खेलों की ग्राउंडें बनानी है ताकि यहां से भी नौजवान ऊपर आ सके। अच्छा आ रहा हूं उस पे भी। अच्छा जी, उसके अलावा सारे वजीरिस्तान में इंसाफ सेहत कार्ड यानी कि इंश्योरेंस सारे खानदानों को मिलेगी। इसका मतलब एक एक खानदान को जो कार्ड मिलेगा,
7,20,000 रुपया एक साल में किसी भी पाकिस्तान के अस्पताल में आप खर्च कर सकते हैं और आपको मुफ्त इलाज मिलेगा उसमें। अच्छा, उसके अलावा मुझे पता है कि आपके यहां जो अस्पताल है उनमें डॉक्टर्स नहीं। इंशाअल्लाह मैंने महमूद खान से बात की है कि हम जाते साथ ही जोर लगाएंगे कि आपके हेल्थ मिनिस्टर आए, आपके अस्पतालों में डॉक्टर्स हम पूरे करें, और उसके अलावा जिस भी किस्म की दवाइयां नहीं मिलती वो हम आपके लिए पूरी करें। उसके अलावा 100 किलोमीटर की, यहां इस इलाके के अंदर 100 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएंगे ताकि वो कनेक्ट करे सारे इलाकों को। पानी के लिए हमने जगह जगह चेक डैम्स बनाएंगे ताकि जब बारिश आए तो पानी बचे। ऊपर देखिए, जब तक छोटी छोटी डैम्स नहीं बनेंगी आपका जो जमीन के अंदर पानी है वो नीचे जाता जाएगा। इसलिए डैम्स बनेंगी, उससे आपका जमीन में भी पानी ऊपर आएगा और आपको एक ही तरीका है पानी का मसला हल करने के लिए। क्योंकि मैं अभी ईरान में था और ईरान के अंदर वहां भी इसी तरह का मौसम है, वहां भी कम बारिश है। उन्होंने हर जगह छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए हैं ताकि इलाके के लिए, लोगों के लिए पानी हो। फिर ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन, उसको बेहतर करेंगे ताकि आपके लिए ग्रिड स्टेशन, सुन ले अभी मुझे पता है जिला का आपका इशू है, जरा पहले उससे पहले मैं आज 2 बातें कर लूं, ताकि आपके लिए बिजली मौसर हो। उसके अलावा सोलर बिजली लेके आएंगे जिधर गांव दूर दूर हैं, जिधर ट्यूबवेल में लोड शेडिंग की वजह से पानी नहीं आता, तो इसलिए सोलर एनर्जी ये अब सस्ती होती जा रही है, सूरज से बिजली बनाना। और इंशाल्लाह ये सोलर हम जगह जगह आपके सोलर के जरिए, यानी सूरज के जरिए बिजली बनाने के बिजली घर देंगे आपको। फिर नौजवानों, आपके लिए स्पेशल रोजगार देने के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम निकाली है, इंसाफ रोजगार। मतलब यह है कि आपको सस्ते कर्जे या सूद के बगैर कर्जे दिए जाएंगे नौजवानों को, ताकि वो अपने रोजगार बन सके, अपनी दुकानें लगा सके, अपना कारोबार चला सके। और ये मैं अभी वो बातें कर रहा हूं जो अभी हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे जैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैं पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, पैसा जैसे जैसे आता जाएगा, क्योंकि आपके इलाके पीछे रह गए हैं, आपके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे आपको ऊपर उठाने के लिए। अच्छा, दो चीजें सुन लें। पख्तूनख्वा के साथ जम हो रहा है कबायली इलाका। आपको 2 मसले आएंगे, मैं आज आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका निजाम समझता हूं। आपका सबसे पहला मसला यह होगा कि इंसाफ जो यहां कबायली इलाके में मुफ्त इंसाफ मिलता है, आपका जरगा का निजाम है। आप जरगा बैठता है, फैसला करता है, लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल जाता है। इस वजह से 9/11 से पहले कबायली इलाका पुरअमन इलाका था। बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में कबायली इलाके में जुर्म होते ही नहीं थे, पुरअमन इलाका था। शायद ही कहीं जुर्म होता था क्योंकि फौरी और सस्ता इंसाफ होता था। दूसरा, आपका एक बेहतरीन पुराना बुल्दियाती निजाम है, यानी आपका गांव अपने फैसले करता है। गांव का जरगा बैठता है, जिसको अंग्रेजी में काउंसिल कहते हैं, वो बैठता है, गांव के फैसले करता है, गांव अपने फैसले करती है। गांव को कोई नहीं जाना पड़ता कहीं और से इजाजत लेने के लिए और काम करवाने के लिए। ये जो 2 चीजें हैं,
नंबर 1 के बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम के लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं, और दूसरा कि जो आपका इंसाफ का निज़ाम है, जो जरगे का निज़ाम है, जिसे अंग्रेज़ी में जूरी सिस्टम कहते हैं, वो हमेशा सदियों से कबायली इलाके के लोगों को फौरी और मुफ्त इंसाफ देता रहा। अब जब आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो मुश्किल आएगी। मैं अभी बताता हूं, वकील करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इंसाफ के लिए देर लगेगी, जबकि यहां लोगों को फौरी इंसाफ मिलता था और सस्ता। बाकी पाकिस्तान में एक आम आदमी थाने और कचहरी के चक्कर लगाता था। तो इसको, अब ये जो आपका निज़ाम है, ये हम जो नया पाकिस्तान के अंदर सूबा केपी में और पंजाब में जो नया बल्दियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं, वो हमने आपके कबायली इलाके से सीख के वो इस्लाहत कर रहे हैं पाकिस्तान बाकी जगह के ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं, हम अब गांव तक इलेक्शन कर रहे हैं, ताकि गांव के लोग इलेक्ट हों और खुद फैसले करें अपने गांव के, बजाय इसके कि जो पुराना निज़ाम था उनको यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था, वो गांव के अंदर ही अपने फैसले कर सकते थे। तो ये नया निज़ाम लेके आ रहे हैं। पहली दफ़ा पख्तूनख्वा में हुआ था पिछली बारी 2013 में, अब ये पहली दफ़ा एक नया निज़ाम आ रहा है कि गांव के भी इलेक्शन होंगे, पंजाब के अंदर भी और पख्तूनख्वा में। दूसरी चीज़, हम अब पुलिस के थानों के अंदर वहां वही जो जिरगे का निज़ाम आपका है, वो जिरगे का निज़ाम थाने में लेके आ रहे हैं, ताकि गरीब आदमी थाने में जाए, वहां एक जिरगा बैठा हो, दोनों साइड सुने और फौरी और मुफ्त इंसाफ एक आम आदमी को दे दे। ये पख्तूनख्वा में बड़ा कामयाब रहा है। अब ये हम इंशाल्लाह बाकी इलाकों के अंदर लेके आ रहे हैं। तो हमारी कबायली इलाके के लोगों के लिए ये होगा कि हम भी चाहेंगे कि आपके फैसले आपकी रवायत के मुताबिक जल्दी फैसले हों, आपके अपने पुराने जिरगे के निज़ाम से। और दूसरा, जो बल्दियाती इलेक्शन जब हो जाएगा, आपके गांव खुद फैसला करेंगे, अपने डायरेक्ट फंड आपके गांव में आएगा, गांव के लोग फैसला करेंगे कि फंड उन्होंने किधर खर्च करना है। तो ये दो चीजें मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि ये जब आप जम होते जाएंगे तो ये आपको मुश्किलात आएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां लोग हैं जो नौजवानों को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो लोगों को तकलीफ है, जो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, ये सोच ये है कि उसको आपके दुख और दर्द को कैश करके फायदा उठाया जाए और इंतशार फैलाया जाए। मैं ये आज आपको कहना चाहता हूं कि इनमें से आम तो सारे जो नौजवान हैं वो ठीक है, इनको कई ऊपर से इनके जो ऐसे लीडर हैं जिनको बाहर से पैसा आ रहा है, जिनको बाकी यहाँ की जो जमातें अपनी करप्शन बचाना चाहती हैं, वो भी इनकी मदद कर रही हैं। नौजवानों, इस वक्त कबायली इलाके में हमें अमन चाहिए, हमें किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहिए। अब वक्त है कि हम इस इलाके को ऊपर उठाएं।